Hello and welcome everyone. Today's topic is factors affecting friction. फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था. आज का टॉपिक है वो फैक्टर जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. इसके लिए एक्टिविटी करते हैं एक. ठीक है, पहले ऐसे यूज होता था. ये जो तुला है इसको खींचते हैं, स्प्रिंग खींचती है तो ये मेजर करता है कि कितना वेट है. ठीक है, देखो, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक. एक ईंट के चारों ओर एक छोटी सी डोरी बांधते हैं. पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. और उसको स्प्रिंग का जो बैलेंस है, ये बैलेंस एक्चुअली कई लटका देते हैं और जब उसको नीचे से पकड़ के खींचते हैं तो वेट बताता है. तो ये स्प्रिंग का बैलेंस है, तो स्प्रिंग के बैलेंस से उसको बांध देते हैं. यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स. नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव. तो जब हम उसको खींचते हैं तो ईंट को खींचने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है. तो जितने फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है उस स्प्रिंग को खींचने के लिए उसको नोट डाउन करते हैं. उस पर स्प्रिंग खींचेगी तो पता चल जाएगा कि कितना वेट है उसका ब्रिक का. ठीक है, इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. तो ये हमें पता करने में हेल्प करेगा कि फ्लोर और जो ब्रिक है, ईंट है, उसके बीच का फ्रिक्शन कितना है. ठीक है, जब ये शुरू होती हैं तब वो स्प्रिंग के अंदर कितना मेजरमेंट आता है वो हमें फ्रिक्शन को मेजर करने में हेल्प करता है. ठीक है, कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस ईंट के अंदर और फ्लोर के बीच में. नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. अब दूसरी बार क्या करेंगे, इस ईंट के चारों ओर एक पॉलीथीन बांध देते हैं और फिर वही करते हैं, उसको खींचने की ट्राई करते हैं. तो पॉलीथीन की वजह से वो आसानी से खिंच जाएगी क्योंकि अब जो ईंट का सरफेस है वो स्मूथ हो गया, तो इसकी वजह से वो आसानी से खिंच जाएगा. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबाउट टू केसेस. हाँ, हम देख सकते हैं जब ईंट के ऊपर कोई प्लास्टिक नहीं होता है तब तो उसका जो वेट है वो ज़्यादा आएगा, उसको खींचेंगे तो ज़्यादा रीडिंग आएगी. लेकिन जब उसके ऊपर पॉलीथीन लगाएंगे तो कम रीडिंग आएगी क्योंकि फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगा. व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस डिफरेंस. इस डिफरेंस की क्या वजह हो सकती है. स्मूथनेस. इसकी वजह क्या हुई, स्मूथनेस. जब स्मूथनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम है. रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक. और इसी एक्टिविटी को उस ईंट के चारों ओर एक जूट का जो बैग आता है जो कि बहुत ही रफ होता है, तो उसको लगा के करते हैं तो फ्रिक्शन और ज़्यादा दिखाएगा. हमें क्या पता चलेगा कि उससे ज़्यादा लग रहा है. अब स्प्रिंग बैलेंस के बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो वो भी देख लो. स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. स्प्रिंग बैलेंस क्या मदद करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मेजर करने में ये हेल्प करता है. किसी का वेट कितना है वो मेजर करने में. इट कंसिस्ट ऑफ अ कोइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. इसके अंदर एक कोयल की हुई स्प्रिंग होती है. इसके अंदर जब इसको यहाँ से फोर्स लगाते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये स्प्रिंग सीधी हो जाती है. पूरी तरीके से नहीं, जितना फोर्स लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएट स्केल. और कितना ये स्ट्रेच हुआ है, कितना फोर्स लग रहा है वो यहाँ से मेजर हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक पॉइंटर है. जब इसको खींचेंगे तो पॉइंटर नीचे की तरफ आएगा और बता देगा कि वेट वगैरह कितना है. ठीक है, द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. और इसके ऊपर जो भी रीडिंग आएगी वो हमको बताएगी कि फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है. मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम, फोर्स कितना न्यूटन लग रहा है. ठीक है, एक और एक्टिविटी देखिए. मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर. एक चिकना सा फ्लोर है, उसके ऊपर ये इंक्लाइंड बनाते हैं. ठीक है, इंक्लाइन का मतलब एक प्लेट लेते हैं या कुछ ऐसा फटासा लेते हैं
तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं, तो उसको इंक्लाइन फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, इंक्लाइन सरफेस बना दिया हमने, प्लेन बना दिया। फिर क्या करो, यू मे यूज अ वुडन बोर्ड। इसके लिए अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक लकड़ी का बोर्ड यूज कर लिया, सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। या तो वो बुक्स के सहारे ऊपर रख दो या किसी 2-3 ईंटें रख के रख लो। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो जो प्लेन है उसके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट बना दो ए। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूविंग डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब एक छोटा सा जो सेल होता है, पेंसिल सेल जिसको बोलते हैं, छोटा सा सेल जो घड़ियों के अंदर यूज होता है, घड़ी जो दीवार घड़ी है उसके अंदर, तो उसको क्या करो, उसके ऊपर रखो और उसको छोड़ दो। तो जब वहाँ रखेंगे और छोड़ देंगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब उसको छोड़ेंगे तो वो टेबल पर कितनी दूर तक चल पाएगा। ये इंक्लाइन प्लेन बनाया, उसके ऊपर यहाँ से सेल को रखा और सेल काफ़ी दूरी तक जाएगा जब इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया हमने। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लोथ। अब क्या करो, दूसरी बार यहाँ पे एक कपड़ा बिछा दो इसके आगे। तो कपड़ा बिछाने के बाद में फिर सेल को चलाते हैं। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लोथ। और ये भी ध्यान रखें कि जो कपड़ा बिछा रहे हैं उसके अंदर किसी तरह की रिंकल्स नहीं हो, साफ एकदम प्लेन लगे उसके ऊपर, टेबल के ऊपर। ठीक है, ट्राई द एक्टिविटी अगेन। फिर से एक्टिविटी करेंगे। तो इस बार जब पहले सेल गया था काफ़ी दूरी तक, अब की बार उतना दूर नहीं जाएगा क्योंकि ये कपड़ा इतना स्मूथ नहीं है जितनी ये टेबल है। तो इसकी वजह से वो इसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगाएगी, और फ्रिक्शन ज़्यादा लगाएगी तो ये सेल पहले रुक जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा है, द पेंसिल सेल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस ऑन डिफरेंट सरफेस। अलग अलग सरफेस पर जो सेल है वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। मेंटेन द सेम स्लोप। इसके अलावा थोड़ी सी क्या बिछा दो, रेत, सैंड होती है ना, रेत, तो वो भी टेबल के ऊपर बिछा के जब उसके ऊपर से चलाएंगे तो वो बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर चल के रुक जाएगा क्योंकि उसका फ्रिक्शन और भी ज़्यादा है। और हमेशा जितनी बार भी ये एक्टिविटी करते हैं तो वो जो स्लोप है वो हमेशा एक जैसा ही रहना चाहिए, ये एक जैसा ही रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द मिनिमम। इन तीनों में से कौन सा ऐसा केस था जिसके अंदर मिनिमम थी, जिसमें सैंड था। ठीक है, वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। और हमेशा जो पेंसिल सेल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही थी वो अलग अलग क्यों थी, क्योंकि फ्रिक्शन अलग अलग था, सरफेस अलग अलग था। तो जो स्मूथ सरफेस था उसके ऊपर तो काफ़ी दूरी तक चल गई, और जो कम स्मूथ था जिसके अंदर रफ सरफेस ज़्यादा था तो उसके अंदर डिस्टेंस कम हो गई। ठीक है, ट्राई टू रीजन। ओके, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव। तो जो सेल जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर। हाँ बिल्कुल, अगर सरफेस स्मूथ है तो उस पर ज़्यादा दूरी तक जाएगा। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। हाँ बिल्कुल, जो उसकी स्मूथनेस है उसकी डिस्टेंस पर इफेक्ट डालती है कि कितनी दूरी तक सेल जाएगा। बिल्कुल, बुझो क्या कहना चाहिए। आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। अब ये कह रहा है कि सेल के ऊपर, जो सेल का सरफेस है उसके ऊपर अगर मैं सैंड पेपर कवर करके उसको चलाना चाहता हूँ, तो इस बार भी जब सरफेस ऐसा हो जाएगा सैंड पेपर की वजह से रफ होगा तो वो कम दूरी तक चल पाएगा। ठीक है, ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा, डिस्टेंस कम कवर करेगा। फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन किस वजह से होता है, दो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक तो सेल का सरफेस एक टेबल का सरफेस, उन दोनों के बीच में इरेगुलरिटी, एक तो स्मूथ है और एक रफ है,
तो स्मूथ और रफ दो अलग अलग सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन फोर्स, अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसकी जो मूवमेंट है उसको रोकता है। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटी ऑन देम। और हमको दिखने में तो अगर दो सरफेस हैं वो बहुत ही स्मूथ लग रहे हों, लेकिन उनके अंदर बहुत ही माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती हैं, एकदम स्मूथ वो नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मूथ लगते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, और जो इरेगुलरिटी है वो एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाती है। इस सरफेस की इरेगुलरिटी इस सरफेस की इरेगुलरिटी आपस में लॉक हो जाती है और वो उसके मूवमेंट को रोक देती है। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. और जब हम किसी सरफेस पर मूव कर रहे हैं तो हमें उस पर लगातार फोर्स लगाते रहना पड़ेगा अगर हमको लगातार मूव करना है, और ये जो इंटरलॉकिंग है दो सरफेस के बीच में उसको रोकना है। ऑन द रफ सरफेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटी, और जो रफ सरफेस होता है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर कहीं पर भी रफ सरफेस है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सरफेस ऑफ टेबल और सरफेस ऑफ बुक। जो टेबल का सरफेस है वो बहुत ही रफ है, बड़े बड़े से ऊपर की तरफ आ रखे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरलॉक हो गए तो इंटरलॉक होने से उन पर खूब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। We see that friction is caused by the interlocking of irregularity in the two surface। तो जो फ्रिक्शन है हमने देखा कि वो दो सरफेस में के कांटेक्ट में आने से और उनके जो इरेगुलरिटी है इरेगुलरिटी के आपस में इंटरलॉक होने की वजह से ये लगता है। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेस आर पास हार्डर। जब दो सरफेस को आपस में खूब हार्डनेस से ऊपर से जोर लगा के जब उसको पास किया जाता है, मूव करने की कोशिश की जाती है, तब फ्रिक्शन और ज़्यादा लगता है। ये जो बच्चा है वो इस तरह फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेस आर पास हार्डर। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। जब कोई मैट रखा है तो मैट को नॉर्मली इसको ले जाना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर अगर किसी को बिठा दें तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अब उसको ले जाना मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, रिकॉल योर एक्सपीरियंस when last time you moved a heavy box from one place to another, figure 12.6। तो हमने बॉक्स पहली बार जब मूव किया था तो वो एक एक्टिविटी की थी। यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। तो जो फ्रिक्शन का कोई एक्सपीरियंस था पहले नहीं था लेकिन अभी हो रहा है। वॉट इज ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। जब कोई बॉक्स पड़ा हुआ है नॉर्मल स्टेज में और एक बॉक्स मूव कर रहा है तो किसको आसानी से हम मूव करवाते हैं। मोशन के अंदर है तो उसको तो आसानी से थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो भी मूव हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल रेस्ट की पोजीशन में है तो उसको रेस्ट की पोजीशन से मोशन में लाने के लिए काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो रेस्ट की पोजीशन से उसको मूव कराने की पोजीशन तक लाने में जो फोर्स लगता है उस फ्रिक्शन के फोर्स के इक्वल, तो उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उस फोर्स के मेजरमेंट को ही स्टैटिक फोर्स या फ्रिक्शन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजरिंग ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमने दो यहाँ पे ये अंडरलाइन करने की चीज़ें हैं।
स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल स्टेज में मूव नहीं कर रहा है, उसको मूव कराने के लिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो फोर्स लगाते हैं फ्रिक्शन के बराबर, फ्रिक्शन से थोड़ा ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको चलायमान रखने के लिए, चलाते हुए रखने के लिए जो पीछे से फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, तो स्पीड को बरकरार रखने के लिए जो फोर्स लगता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. जब वो स्लाइड करता रहता है किसी सरफेस के ऊपर, जैसे उस ऐसे लकड़ी ऐसे रखी हुई थी बुक के ऊपर, तो उसके ऊपर से जब कोई बॉल मूव करेगी तो उन दोनों के सरफेस को आपस में लॉक करने का टाइम नहीं मिलेगा, वो जल्दी जल्दी चले जाएगी, ठीक है। Do not get enough time, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction. तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। You might find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it start. तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट नहीं हुआ है उसको चलाने के लिए और जो पहले से चल रहा है तो उसको चलाए हुए रखने के लिए, तो उन दोनों में से जिसको चलाना है, अभी स्टार्ट करना है, उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है, ठीक है। बाकी फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू ऑल।